जाऊं। अब क्या लेने आई हो? तुम तो मुझे हल्दी चढ़ी छोड़ गए थे। मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। वे शुरू से ही कहते रहे यह लड़का सही नहीं है, तुम्हारे योग नहीं है। उन्होंने कितना समझाया मगर मुझ पर तो इसका भूत सवार था जो किसी भी तरह उतर ही नहीं रहा था। आखिर मेरी मोहब्बत के आगे बेचारे मेरे पापा ने घुटने टेक दिए। मेरी खातिर मम्मी ने भी उन्हें कितना मनाया था और मैं पापा की हामी पाकर इतनी खुश थी कि पूछो ही मत। मेरे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिरकार वो दिन भी आया। पापा ने हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी, भले बेमन से ही सही, पर बाद में पापा पूरी तरह से पूरे मन से मान गए थे। उनकी इकलौती बेटी जो थी तो भला नाराज़ भी कब तक रहते। खुशी खुशी तैयारियां भी कर रहे थे। इतने उत्साही थे कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वगैरह वगैरह। और इन्होंने किया, बहुत बहुत किया, अपनी सारी मुरादें पूरी की। मगर तुमने हजारों मेहमानों के आगे उनकी पगड़ी उतार दी। हमने प्यार किया था, हमने अपनी मर्जी से शादी के लिए तैयार थे। तुम क्या कहते, याद है? या मैं याद दिलाऊं? यही कहते रहते, अगर तुम मुझे नहीं मिली, मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगा। अन्नू, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ। क्या हो गई तुम्हारी वो कसम? और तुम्हारी तो जान भी सही सलामत है। सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होने के बावजूद छोड़ गए, वो भी बारात वाले दिन। बारात आ गई लेकिन बिना दूल्हे की। कमाल है, ज़िंदगी में पहली बार बिना दूल्हे के बारात देखी, और वो खुद की। उस वक्त मुझ पर, मेरे माता पिता पर क्या गुजरी होगी तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। हम 5 साल से प्यार करते थे, एक दूसरे को जी जान से जाते थे। उन 5 सालों में तो ऐसा कभी नहीं जताया कि इस तरह छोड़ जाओगे। गए तो गए, लेकिन अब किस मुँह से आए हो? आते हुए तुम्हें ज़रा भी झिझक नहीं आई, शर्म नहीं आई? तुम्हें मालूम है, पापा ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि तुम नहीं हो बारात में। मुझे यह पता भी नहीं चला कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही है। घूंघट में होने के कारण मेरी दादी ने शर्त रखी थी, शादी तो घूंघट में ही होगी, नहीं तो जाने कितनों की नज़र लग जाएगी। इसका चेहरा तो सीधा दूल्हा ही देखेगा। भला हो नीतेश का, जिसने मेरे पापा की लाज रख ली। अगर घूंघट ना होता तो पापा की लाज नहीं रहती। मैं तो तुम्हारी दीवानी थी, इसलिए हंगामा भी हो जाता। तुम्हारे पापा की लाज रखने वाले नीतीश ने ही मुझे गायब किया था। आज किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर आया हूँ। मेरी हालत देखो ना, देखो ये रस्सियों के निशान। मैं कैसे विश्वास कर लूँ? तुम सही कह रहे हो, शायद यही भी तुम्हारी कोई चाल हो। आज नीतीश 2 दिन के लिए बाहर गया है। रोज़ सुबह करीब 10 बजे निकलता है, ये कहकर अभी आता हूँ। उस वक्त वो मेरे पास आता है, अभी आता हूँ। ये तो उसका तकिया कलाम है। वो भी तो तुम्हारा दीवाना था, तुम्हें कभी बताया नहीं था उसने तो हंसी हंसी में कई बार कहा था, अन्नू प्यार भले तुझसे करती हो पर शादी तो मुझसे ही करेगी। उसने कर दिखाया। उसी दिन मेरे पास आकर बोला, चल यार, तुझे पार्लर से तैयार करवा कर लाता हूँ। भाई, तेरा दोस्त हूँ, इतना हक तो बनता है। रास्ते में उसने पान खिलाया, उसने खुद भी खाया तो मैंने भी खा लिया। शक की गुंजाइश ही नहीं थी। पहले जो भी कहता था मजाक ही लगता था, कभी कहीं सीरियस मैटर लगा ही नहीं। पान में जाने क्या था, मैं कुछ देर बाद ही गाड़ी में सो गया। बाद में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। जब आँख खुली तो एक अंधेरी कोठरी में खुद को बंधा हुआ पाया। मैं तुम्हें किसी भी तरह से उसके चंगुल से बचाना चाहता था, मगर कैसे बचाता? मोबाइल मेरे सामने पड़ा था, लेकिन 2 हिस्सों में, और सिम भी वहीं पड़ी थी, चूर चूर की हुई। मेरा मुंह चढ़ा रही थी। मैं असहाय खड़ा कोठरी में इधर उधर देख रहा था। हंसी हंसी में कहा गया वो उसका मजाक नहीं था। काश पहले समझ गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को किसी तरह का डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खुशी से जी रही हूँ? नहीं, तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन नीतीश की कर्जदार थी मेरे। मम्मी पापा को बेइज्जत होने से बचाया था। ऐसी स्थिति में उनके पास जाने देने के सिवा
कोई विकल्प ही नहीं था। मुझसे बेहतर यह कौन समझ सकता है। इसलिए नीतीश की शुक्रगुजार थी। मैंने नीतीश से कुछ समय मांगा। वह एक ही बार में मान गया। सच में मैं तो उसकी बलवंशी की घायल हो गई थी। सच कहूँ, आज मैंने मन से तय किया था कि अब उसे उसके पति होने का हक दूंगी। सोचा था अब हमारी सौगात होगी। यह जानकर वो बहुत ही खुश होगा। उसने पहली रात को ही मेरे समय मांगने पर कहा था, अन्नू, मैं तुम्हें तभी हाथ लगाऊंगा जब तुम खुद कहोगी। अब तुम दोनों में कौन सच्चा और कौन झूठा। तुमने जो किया वो सच है, या उसने जो किया वो सच है। सच तो वही है जो मैंने कहा। साबित कर सकते हो? बिल्कुल। मेरी एक गुजारिश है, अंकल आंटी से हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे, समझे? लेकिन उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। जो हो उनकी जानकारी में हो। पहले भी उन्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है। मेरे मम्मी पापा को भी इस नीतीश के कारण बहुत अपमानित होना पड़ा। वे भी तो मुझे ही गुनहगार समझते होंगे। मैंने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। किसी भी तरह मुझे अपना यह कलंक धोना है। मैं बेगुनाह होकर भी गुनहगार हूँ सबका। नहीं बेटे, अगर तुम गुनहगार होते तो यूँ वापस नहीं आते। आवाज़ सुनकर दोनों ने पलट कर देखा। पापा आप? हाँ मैंने शुरू से तुम्हारी सारी बातें सुनी। तब से एक बात सोच रहा हूँ। जब तुम्हें तुम्हारा प्यार बड़ी मशक्क़त के बाद मिल रहा था, तो शादी वाले दिन छोड़कर जाने का क्या कारण हो सकता है? आखिर तुम ऐसा तो कर ही नहीं सकते थे। और क्यों करोगे? अपना 5 सालों का इतना गहरा प्यार छोड़कर क्यों जाएगा कोई भला? तो तुम्हें अपना सच साबित करने को दिया मौका। मुझे अपनी अन्नू पर भी गर्व है। नीतीश परसों आएगा, तब तक सारे सबूत इकट्ठे करने हैं। पहले तो हमें वहाँ ले चलो जहाँ तुम कैद थे। वहाँ जाने के बाद कोठी की हालत देखकर शिवा की बातों पर भरोसा हो रहा था। अन्नू के पापा शिवपाल सिंह ने अपने मित्र कमिश्नर चड्ढा को फ़ोन पर सारा माजरा बयान किया। चड्ढा साहब ने कहा, डोंट वरी, मैं फॉरेंसिक टीम को भेज रहा हूँ। तुम लोगों ने किसी चीज़ को छुआ तो नहीं? खैर छुआ भी तो कोई बात नहीं। तुम सभी अपनी उंगलियों के निशान दे देना। और हाँ, नीतीश के भी ले लेने होंगे। उसको कोई भी पर्सनल सामान होगा, है ना? उसके कपड़े और उसकी किताबें। ठीक है, फिर टीम को घर भी ले जाना। कल शाम तक मैं तुम्हें रिपोर्ट्स के साथ मिलता हूँ। कोठरी की हर शय पर नीतीश के फिंगरप्रिंट्स थे और मोबाइल तथा अन्य कुछ जगहों पर शिवा के भी थे। अब एकदम पक्का हो गया था कि शिवा को नीतीश ने ही अगवा करके कैद किया था। सब सच सोच रहे थे। नीतीश इतना कहिया हो सकता है? दिखने में तो इतना भोला और सीधा। दूसरे दिन नीतीश आया। उस वक्त चड्ढा साहब और 2 कांस्टेबल भी थे। साथ में शिवा भी बैठा था। शिवा के कारण थोड़ा घबरा गया था। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कमिश्नर साहब। और फिर शिवा की तरफ देखते हुए बोला, लगता है मुजरिम पकड़ा गया। बिल्कुल पकड़ा गया, कहते हुए अपने सिपाहियों से कहा, अरेस्ट हिम। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? सच जानने पर पछताएंगे। हाँ, पछता तो रहे ही है। हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। कुछ भी छानबीन किए बिना अपने जिगर का टुकड़ा सौंप दिया। अपने मित्र तक को पता नहीं चलने दिया। बदनामी के डर से माफ़ कर दे यार, तेरे जैसे दोस्त को पाकर भी बदनामी से डर गया। तू भला बदनाम होने देता? नहीं ना। फिर भी मैं गलती कर गया यार, माफ़ कर दे, कहते कहते रो पड़े। रब शुक्र कर हमारी कुड़ी एकदम सुरक्षित है। चड्ढा साहब ने अपने जेब से तलाक के पेपर निकाले और नीतीश से बड़ी तीखी आवाज़ कहा, ये ले साइन कर। मैं ना करूँ तो हम तेरी तो उंगलियां जख्मी करके फिर अंगूठा लगवा लेंगे, और यही तो साबित करेंगे ही कि तुम पति पत्नी नहीं हो, और यह भी कि तुमने मर्डर किया है। दफ़ा 302 लगेगी तो कैसा रहेगा बच्चों? इसलिए तेरी भलाई इसी में है। तू चुपचाप साइन कर दे। वो अच्छी तरह समझ रहा था
कि चड्ढा के शिकंजे में बुरी तरह फंस गया है। निकलना नामुमकिन सा है। नीतीश को 7 साल की सज़ा हुई। शिवा और अनु की शादी की सारी तैयारियां की। चड्ढा साहब ने शिवपाल सिंह ने कहा, अब अनु तेरी बेटी है, इस नाते कन्यादान भी तू और भाभी करेंगे। शिवा के माता पिता को बुलवाया गया। बुलावे पर बेचारे डरते डरते आए, मगर बेटे को देखकर डर के साथ गुस्सा भी था। लेकिन बेटे के बारे में जाना तो उनकी खुशी का पारावार न था। खुशी खुशी बहू को विदा करा कर ले गए। बेटी की विदाई से माहौल भारी था। चड्ढा साहब बोले, भाभी जी बढ़िया सी चाय पिला दो। वैसे आपको देरानी पकौड़े बड़े अच्छे बनाती हैं, तो उससे बनवा लीजिए, आपका काम हल्का हो जाएगा। चलिए आप बैठिए भाभी जी, मैं सबके लिए चाय के साथ पकौड़े भी बना लाती हूँ। चड्ढा साहब मुझे बैठने थोड़ी न देंगे। पकौड़े के साथ साथ पता नहीं और क्या फरमाइश कर दे। सुनकर सबका ठाका एक साथ और साथ ही मिसेज चड्ढा किचन की तरफ जाने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।